जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। गाइस, हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि हेल्थ और ह्यूमैनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एडवांसमेंट इन मलेरिया प्रिवेंशन। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहले गाइस समझते हैं मलेरिया क्या होता है और क्यों ये इतनी बड़ी समस्या है। तो मलेरिया आप जानते हैं गाइस, ये जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से होती है, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के काटने से फैलती है। जब ये पैरासाइट्स लिवर से खून में आते हैं और रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करते हैं, तब सिम्टम्स शुरू होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स सबसे ज्यादा खतरनाक प्रजातियां हैं। अब NVBDCP इसके डेटा के अकॉर्डिंग हर साल भारत में लगभग 10 लाख मलेरिया के केस रिपोर्ट होते हैं। भारत के लगभग 95% लोग मलेरिया एंडेमिक क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर मलेरिया सबसे ज्यादा फैलता है, जिसमें ट्राइबल और रिमोट एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। 2022 में भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के 66% केसेस के लिए जिम्मेदार था। अब चलिए समझते हैं ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स और नए ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो देखो यार, नॉर्मली वैक्सीन्स का उपयोग होता है और ट्रीटमेंट होता है मलेरिया का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूव्ड वैक्सीन है जिनके नाम आपको पता होना जरूरी है, RTS-S और AS01। इसके अलावा R21 मैट्रिक्स M काफी इफेक्टिव होती है। अब देखो, रेडिएशन एट्यूनेटेड स्पोरोजोइट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोस भी यूज होते हैं, पर इनका एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है, लगभग 1000 मॉस्किटोस बाइट तक। अब देखो, कुछ नई खोज हुई है। साइंटिस्ट अब मच्छरों को मॉडिफाई करने की जगह मलेरिया जिसके कारण होता है, यानी कि पी फैल्सीपेरम पैरासाइट्स, इनको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये पैरासाइट्स इम्यून सिस्टम को लिवर स्टेज में ही प्राइम करते हैं, खून में पहुंचने से पहले ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि लिवर स्टेज में ही। अब समझते हैं ट्रायल कैसे किए गए और उनका रिजल्ट क्या रहा। देखो यार, जो हेल्दी एडल्ट्स थे ना, उनको मॉस्किटोज यानी कि मच्छरों के जरिए जेनेटिकली मॉडिफाइड पैरासाइट से एक्सपोज किया गया, यानी कि कटवाया गया, राइट। 3 इम्यूनाइजेशन सेशन हुए, यानी कि 3 बार वैक्सीनेशन जो है वो दी गई और हर सेशन 28 दिन के गैप पर था और हर बार 50 मच्छरों से कटवाया गया। रिजल्ट ये होता है कि लेट अरेस्टिंग पैरासाइट्स ने 89% प्रोटेक्शन दिया, जबकि अर्ली अरेस्टिंग पैरासाइट सिर्फ 13% ही प्रोटेक्शन दे पाए। लेट अरेस्टिंग पैरासाइट्स ज्यादा टाइम लिवर स्टेज में रहते हैं गाइस, जो स्ट्रॉन्ग टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अब रेडिएशन एट्यूनेटेड स्पोरोजोइट का प्रोटेक्शन 50 से 90% होता है और ज्यादा डोज की जरूरत होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पैरासाइट्स कम एक्सपोजर में भी बेटर रिजल्ट दे देते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट हो सकता है और क्या चुनौतियां हैं। देखो, सबसे पहले तो बेनिफिट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड पैरासाइट्स नेक्स्ट जनरेशन मलेरिया वैक्सीन के लिए प्रॉमिसिंग है। एनहेंस्ड टी सेल रिस्पॉन्सेज इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चैलेंजेस ये हैं, ट्रायल्स का सैंपल साइज छोटा था, तो बड़े स्केल पर वैलिडेशन जरूरी है। हाई मलेरिया एंडेमिक रीजन में इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझना अभी बाकी है। भारत का नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023 से 27 तक का याद रखना, मलेरिया को रिड्यूस करने का यह लक्ष्य है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम और वर्ल्ड मलेरिया डे जैसे इनिशिएटिव अवेयरनेस बढ़ाते हैं और इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं।
तो गाइज मलेरिया प्रिवेंशन में ये एक नया ब्रेक थ्रू, एक उम्मीद की तरह है, यानी कि उम्मीद की किरण की तरह है। ये सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि लोगों को बचाना है मरने से। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी और मलेरिया वैक्सीन का एक नया फॉर्मूला कैसे भविष्य को बदल रहा है इसका एक आपको आइडिया मिल गया होगा। अब 89% प्रोटेक्शन वाली वैक्सीन है जो आपको ध्यान में रखनी है, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्चर बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। ये एक नया जेनेटिक पैरासाइट का एक टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस। वॉरेन बफे और भारत की गरीबी का कनेक्शन हम समझेंगे। हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर समझदार इंसान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक समझना। तो ये आज आप सीखोगे और बाकी लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं बट कुछ ही चंद लोग अमीर बनते हैं। तो क्या इसका सल्यूशन फिलैंथ्रोपी यानी दान पुण्य में है या कुछ और? तो आओ समझते हैं वेल्थ एंड इनइक्वालिटी की पूरी एनालिसिस को। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, लक इगैलिटेरियनिज्म। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सफलता उन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है जो उसके कंट्रोल में नहीं थे, जैसे उसका जन्मस्थल, उसका परिवार या इकोनॉमिक सिस्टम, तो उस इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को दूर करने की जिम्मेदारी समाज और सरकार की है। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, अपने आप को लकी मानते हैं क्योंकि उनका जन्म यूएसए जैसे एक बहुत ही बड़े देश में हुआ और इसलिए उन्होंने अभी तक 52 बिलियन यूएस डॉलर चैरिटी में डोनेट किए हैं। लेकिन यह भी एक डिबेट शुरू कर देता है, क्या दान से असमानता सॉल्व हो सकती है या हमें पॉलिसीज बदलने की जरूरत है? सो गाइस समझते हैं कि वेल्थ इनइक्वालिटी होती क्यों है। देखो यार, इसके 4 रीजंस हैं। पहला है इकोनॉमिक रीजन। इसमें हम नियो लिबरल पॉलिसी की बात करेंगे। डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन ने सिर्फ अमीरों को फायदा दिया, बाकी लोग की सैलरी जो है वो बिल्कुल सेम ही है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मोनोपोलीज भी होती हैं, अमेजॉन गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज कंपटीशन खत्म कर देती हैं और वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करती हैं, यानी कि कुछ ही चंद लोगों के पास पैसा रहता है। फिर फाइनेंशियलाइजेशन, स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा फायदा होता है, यानी कि जो शेयर पे पैसा लगाते हैं, राइट, और इसमें जो सैलरी जिसको मिलती है उसको नहीं होता। अब सुनना, ये तो हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट भी है। जो लोग स्किल्ड हैं, टेक्नोलॉजी उनका फायदा बढ़ा रही है, बाकी लोग जो एजुकेशन और ट्रेनिंग एक्सेस नहीं कर पाते पीछे रह जाते हैं। तीसरा है सोशल और स्ट्रक्चरल इश्यूज। जेंडर और कास्ट इनइक्वालिटी की वजह से जो पिछड़ा जो वर्ग है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। फिर है पॉलिसी फेलियर। हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो काफ़ी वीक है और करप्ट गवर्नेंस वेल्दी डिस्पैरिटी को और बढ़ाते हैं, यानी कि रिच और पुअर के गैप को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं फिलैंथ्रोपी की, यानी कि दान दक्षिणा की। अब इसका पॉजिटिव साइड समझते हैं। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, यानी कि खाना दे दिया, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, एजुकेशन दे दिया। अब ये पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करता है और कुछ एक्सटेंट तक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करते हैं कि हाँ चलो ठीक है यार, दान दक्षिणा करना अच्छी बात है। लेकिन पता है आपको इसका एक नेगेटिव साइड है। आलोचक कहते हैं कि फिलैंथ्रोपी ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है क्योंकि ये सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी की जड़ को खत्म नहीं कर रही। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट का मिसयूज टैक्स बचाने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बिलियनियर ने 1% डोनेट किया और 99% अपने टैक्स फ्री चैरिटेबल ट्रस्ट में रख लिया, तो क्या ये समाज के लिए सही है? तो ये तो शॉर्टकट हुआ टैक्स बचाने का अमीरों के लिए। अब देखो, इंडिया में भी वेल्थ इनइक्वालिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि रिच और पुअर का के बीच में बड़ा गैप है। कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पुअर गवर्नेंस इसको और कॉम्प्लिकेट बनाता है। लेकिन गाइस, सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना,
आयुष्मान भारत स्कीम, मनरेगा, लेकिन क्या ये इनफ है? तो आंसर है नहीं। हमें और पॉलिसी में सुधार लाने चाहिए जो सिस्टम के अंदर चेंजेस लाए और रिच और पुअर के गैप को खत्म करें। तो करना क्या चाहिए? तो कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे पॉलिसी में सुधार लाओ, एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को प्रमोट करो, एंटी मोनोपोली लॉ को और स्ट्रांग करो, लेबर्स के अधिकार और फेयर वेजेस को इंश्योर करो, पूरे दुनिया भर में इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए फेयर ट्रेड होना चाहिए और डेट रिलीफ जैसे स्टेप्स लेने होंगे। अब देखो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेसिबल होना चाहिए, स्पेशली पिछड़ी कम्युनिटी के लिए। तो गाइज, ये सुधार सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इस पे काम करना होगा, तभी हम एक इक्वल और फेयर सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वेल्थ और इनइक्वालिटी का टॉपिक समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक बेटर दुनिया बनाने का सवाल है। तो होपफुली आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी बार पूछी जाती हैं गाइज, और इसीलिए इकोनॉमिक्स पर कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और हमारे कोर्सेज में हम हर प्रकार की, यानी कि पूरी आपकी ज़ीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाते हैं, जिसमें हर एक चीज़ पर जो है वो फोकस किया जाता है। तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। अब गाइज, हम डिस्कस करेंगे इंडिया की एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स सर्च के टॉपिक के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे कि 2017-18 से 23-24 के बीच एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट क्यों और कैसे बढ़ा है, और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं। एक स्ट्रॉन्ग शॉकिंग ट्रेंड देखने को मिला। 2017-18 से लेकर 23-24 तक एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में 68 मिलियन का बड़ा इंक्रीज हुआ। देखा गया है कि पहले एग्रीकल्चर से लोग नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अब ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। सबसे ज़्यादा ये बढ़ोतरी हुई जो है वो महिला वर्कर्स की वजह से हुई है। और जो गरीब राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये ट्रेंड सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि ये रिवर्सल क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो 2004-05 से 2017-18 तक 66 मिलियन लोग एग्रीकल्चर से दूर गए थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद लोग फिर से एग्रीकल्चर की तरफ आ गए। लॉकडाउन के वक्त काफ़ी सारे अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स ने गांव वापस आना समझा। ऑब्वियस ही बात है कि कोविड के समय पे सब लोग अपने गांव आ गए और वापस से अपना फैमिली फार्म में जो है वो इन्वॉल्व हो गए, यानी कि कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व हो गए। फिर कोविड के बाद भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में सफिशिएंट जॉब तो हुई नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करें। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में 66.6 मिलियन तक बढ़ा है। गांव क्षेत्रों की महिलाओं का शेयर 12.8% से 26.8% तक जंप कर गया है। यूपी, बिहार, एमपी जैसी स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी ने एग्रीकल्चर को एक डिफॉल्ट चॉइस बना दिया। अब ये बढ़ोतरी के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं गाइस। नॉर्मली इकोनॉमी ग्रो करती है तो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की तरफ शिफ्ट करती है, यस। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में 3-4 गुना कम है। एग्रीकल्चर जॉब्स लो पेइंग होती है और इसमें सीजनल होती है ना, हमेशा तो रहती नहीं है। गांव क्षेत्रों में गरीबी और असमानता को और बढ़ाती है। महिलाओं की सैलरी मेल्स के कंपैरिजन में 25% कम है, जो उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लिमिट करती है। अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और रूरल एरियाज, गांव क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। महिलाओं के लिए वेज पैरिटी यानी कि इक्वल पेमेंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना ज़रूरी है। मैकेनाइजेशन, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना ज़रूरी है। गांव क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज और ESG स्टैंडर्ड्स के जरिए सस्टेनेबल जॉब्स क्रिएट करना ज़रूरी है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना होगा जो वल्नरेबल रूरल वर्कर्स को इकोनॉमिक शॉक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो गाइज ये टॉपिक सिर्फ डेटा और एनालिसिस का नहीं था, बल्कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग का है कि हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो होपफुली आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। गाइज हिमालय की झीलें खतरे में हैं। ग्लेशियल झीलों का तेजी से बढ़ना और इसके खतरे के बारे में हम बात करेंगे। 2024 हिमालय से बाढ़ का खतरा बढ़ा है। हिमालय के ग्लेशियल झीलों से GLOF का डर है। तो इसके अलावा हिमालय की झीलों से जुड़े खतरों के बारे में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो हिमालयन ग्लेशियल लेक्स और उनके रैपिडली बढ़ते हुए जो रिस्क हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। आपको पता है कि पिछले 13 सालों में हिमालयन ग्लेशियल लेक्स की सरफेस एरिया 10.8% से बढ़ चुकी है और इंडिया में तो 2011 से 24 तक ये 33.7% बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये प्रॉब्लम और सीरियस हो रही है। तो इस टॉपिक को समझते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले ग्लेशियल लेक्स का मतलब समझते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो यार सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये वो वाटर बॉडी है जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से बनती है। ये या तो ग्लेशियर के नीचे होती हैं या उनके आसपास। जब ग्लेशियर जमीन को इरोड करते हैं यानी कि जमीन से घिसते हैं तो बेसिन बन जाते हैं और इस बेसिन में ग्लेशियर का मेल्ट वाटर जो है वो जमा हो जाता है। इन लेक्स को नेचुरल डैम्स जैसे आइस या मोराइंस, पत्थर और मिट्टी के ब्लॉक्स को बोला जाता है, रोकते हैं। बट ये डैम काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और टूट सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये लेक्स इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, यानी कि झीलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ग्लेशियल लेक्स का रैपिड एक्सपेंशन ग्लोबल वार्मिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है। बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स और तेजी से पिघल रहे हैं। इसका रिजल्ट है कि नई झीलें बन रही हैं और एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी झीलें हैं उनका पानी बढ़ता जा रहा है। एक और फैक्टर है थॉइंग परमाफ्रॉस्ट। क्या चीज़, मैं रिपीट करूं, थॉइंग परमाफ्रॉस्ट। इसका मतलब है वो फ्रोजन जमीन जो अब मेल्ट हो रही है, जिसमें और ज़्यादा पानी कलेक्ट होता जा रहा है। अब समझते हैं इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है, जो कि है GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो GLOF का मतलब है कि एक ग्लेशियल लेक का डैम फेल हो जाता है और पानी तेजी से नीचे एरियाज में आता है। ये बाढ़ ग्लेशियर्स के तेजी से मेल्ट होने, ज़्यादा बारिश या अर्थक्वेक की वजह से होती है। इंडिया में 2013 में उत्तराखंड की जो बाढ़ आई वो उसी का रिजल्ट था। इवन लद्दाख के अंदर 2014 में और अभी लेटेस्ट सिक्किम के अंदर भी 2023 में देखने को मिला था। तो गाइज ये आपदा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बल्कि लोगों की जान भी ले लेती है। अब देखते हैं कि इतनी तेज़ी से ग्लेशियल लेक्स जो बढ़ रही हैं इसके क्या क्या रिस्क है। तो पहला तो यार गांव क्षेत्रों की बात करें या सिटीज़ की बात करें जो नीचे ढलान में रहती हैं यानी कि बनी हुई हैं, राइट, तो जान माल का नुकसान और फार्मिंग लॉसेस का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। इंडिया में अब तक 67 लेक्स को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। रोड्स, ब्रिजेस, हाइड्रो पावर प्लांट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये बाढ़ बर्बाद कर देते हैं। बहुत पैसे का नुकसान होता है, डेवलपमेंट भी डिले हो जाते हैं। ये बाढ़ सेडिमेंटेशन पैटर्न और रिवर्स के फ्लो को बदल देते हैं, जिसका एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पर असर होता है। ज़्यादा ग्लेशियर्स, लेक्स और बढ़ेंगी और रिस्क और ज़्यादा हो जाएगा। IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से हिमालय में ग्लेशियर फास्टेस्ट रेट पे मेल्ट कर रहा है। लैंडस्लाइड्स, डेब्रिस फ्लो और इरोजन भी बढ़ते हैं, जिससे ज़मीन और फसल को काफ़ी नुकसान होता है। अब इस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो पहला तो यार मॉनिटर करके सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड असेसमेंट करना होगा। सिंथेटिक अपर्चर रडार जैसी टेक्नोलॉजीज मॉनसून में लेक डायनेमिक्स डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। मेट्रोलॉजिकल डेटा को हाइड्रोलॉजिकल मॉडल के साथ इंटीग्रेट करना होगा और लोगों को टाइमली अलर्ट्स देने की ज़रूरत है। हिमालयन ग्लेशियर का पानी मल्टीपल कंट्रीज शेयर करती हैं गाइस, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना इस इशू को टैकल करना मुश्किल है, तो सबको
एक साथ टेबल पे आना पड़ेगा अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव को, और इस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग भी ले सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट कानून के थ्रू। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब गाइस हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन के बारे में। आपको बस फोकस करना है इस टॉपिक के ऊपर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस क्या आपको पता है कि ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है? वो जब ग्राउंड लेवल पर होती है ना तो काफ़ी पॉइजनस पॉल्यूटेंट बन जाती है। ग्राउंड लेवल ओजोन के कारण 2050 तक इंडिया में 1 मिलियन से ज़्यादा डेथ यानी कि 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत होने का प्रोजेक्शन है। तो हम समझेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे बनती है गैस ग्राउंड लेवल ओजोन, हेल्थ और एनवायरनमेंट पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, और सरकार के क्या क्या उपाय अभी चल रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो गाइस ओजोन लेयर कहां पर होती है आप मुझे बता सकते हो? जैसे ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है, कहां पर होती है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है, और ये गुड ओजोन है। लेकिन ओजोन ट्रोपोस्फेयर यानी कि ग्राउंड लेवल पर बनती जो है तो वो हार्मफुल पॉल्यूटेंट बन जाती है, जिसे बैड ओजोन बोलते हैं। तो एक गुड ओजोन है और एक बैड ओजोन है। अब ये बनती कैसे? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs सूर्य की कांटेक्ट में आते हैं तब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं। सूर्य की किरणें और गर्मी की कंडीशन में इसका फॉर्मेशन और ज़्यादा होता है। अब देखो यार, अब ये NOx कहाँ से निकलता है? तो गाड़ियों से, पावर प्लांट से, और जब फ्यूल जलता है तब। और VOC पेट्रोल पंप, सॉल्वेंट्स और वेस्ट बर्निंग से, और सूर्य की किरणों में के साथ रिएक्ट करके ये और ज़्यादा गर्मी और धूप में जो है वो बनती है। अब देखो इसमें खांसी आएगी, गले में दिक्कतें होंगी, अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, परमानेंट लंग डैमेज तक हो सकते हैं, राइट। फिर इसके अलावा अगर एमिशन कंट्रोल नहीं किया गया तो 2050 तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो सकती है गाइस। इसमें क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी खत्म हो सकती है, राइट। फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ स्लो हो सकती है फॉरेस्ट एरिया की। और सरकार ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जैसे CPCB स्टैंडर्ड्स। ये क्या है? 8 घंटे ऑन एन एवरेज 100 माइक्रोग्राम क्यूब, और इसके अलावा आपको बता दें कि 1 घंटे एवरेज जो है वो 180 माइक्रोग्राम क्यूब हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो यार, इसको CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है और NEERI के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। और सरकार जो है वो अब क्या कर रही है, जैसे सरकार ने भारत स्टेज 6 व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, BS5 को जो है वो स्किप कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सरकार प्रमोट कर रही है, CNG LPG पर काम किया जा रहा है, BS6 के को जो है हमने अडॉप्ट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, बेहतर फ्यूल के ऊपर काम किया जा रहा है, राइट, वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है। तो और इसके अलावा सरकार के इनिशिएटिव में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ, 130 पोल्यूटेड सिटीज़ के लिए एक्शन प्लान बनाए गए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रूल्स 2000 में आए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसके यूसेज को रेगुलेट करता है। तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन से रिलेटेड गाइस टॉपिक था। अब गाइस देखिए आपके सामने एक एक स्लाइड करके क्वेश्चंस आएंगे, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर, और मेंस का जो क्वेश्चन होगा उसका भी आपको 120 वर्ड्स पे आंसर लिखना है, पेन और पेपर लेकर अपने घर पे। और गाइस मैं थोड़ा सा अभी ऑन वे हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, सो मैं आपसे मंडे को जो है वो मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और जितने भी लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने आंसर्स जो है वो दिए हैं, और जिन्होंने नहीं दिए वो दे दो, जिन्होंने दिए हैं अपने आंसर्स तो उनके नाम मैं नेक्स्ट लेक्चर में मतलब बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने उसको चेक नहीं किया है, राइट। तो मैं चेक करने के बाद आपके नाम जो है वो अनाउंस करूंगा।